हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज हम इस वीडियो में जो है दृष्टि आईएएस की टेस्ट नंबर 5 है, जो यूपीएससी आईएएस के लिए है, आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए है, जो प्रीलिम्स परीक्षा 2023 को ध्यान में रखते हुए जो है टेस्ट सीरीज डेवलप की गई हैं, बनाई गई हैं। उनकी टेस्ट सीरीज नंबर 5 है और क्रमबद्ध ये टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रतिदिन एक टेस्ट सीरीज़ हम अपलोड करते हैं, ठीक है। और जितनी भी टेस्ट सीरीज़ जो दृष्टि संस्थान की हैं, ये बहुत ही फेमस संस्थान है और जितनी भी टेस्ट सीरीज़ हैं वो आपको हम सभी की सभी प्रोवाइड करेंगे और सभी को हम यूट्यूब पर अवेलेबल कराएंगे और जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज़ नंबर 5 है और हमने टेस्ट सीरीज़ नंबर 4 तक जो है वीडियो अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उनको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स परीक्षा के तहत में बहुत ही आपको हेल्पफुल साबित होने वाली है। और ये दृष्टि आईएएस की संस्थान की जो है टेस्ट सीरीज है, इसलिए इसमें बहुत ही अनुभवी अध्यापकों द्वारा ये बनाई गई है, जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने की संभावना रहती है जिसमें। और डायरेक्ट अगर क्वेश्चन नहीं आते, वैसे तो 30% डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ये दृष्टि है जो इसकी गारंटी लेती है। और इसके साथ अगर आपको ऐसा नहीं होता है तो आपको इसके फैक्ट जो हैं, फैक्ट बहुत अच्छी तरीके से आपको मिल जाएंगे। यानी ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल से, जिससे जहाँ पर क्वेश्चन बनने की संभावना होती है उस लेवल की सोच करके ये टेस्ट सीरीज़ डेवलप की जाती है। इसलिए प्रत्येक जो एस्पिरेंट है, जो यूपीएससी का एस्पिरेंट है, जो तैयारी कर रहा है, उसको टेस्ट सीरीज़ तो 100% उसको लगाना ही है, ठीक है। जिससे क्या होता है, वो अपने आप को जांच सकता है, अपनी तैयारी को जांच सकता है और जो भी करंट में घटनाएं रही हैं उनसे वो अवेयर होता है, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। 1 या 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाती है अपने, यानी अपनी तैयारी का 1 या 1.5 घंटा हमारे साथ आप कर लीजिए, जिससे आपको बहुत ही हेल्पफुल मतलब वीडियो बनने वाला, बहुत ही सहायता मिलने वाली है प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ में। और 1 घंटे में अगर आप पूरे दिन पढ़ते हैं, उसके साथ साथ आपको सिर्फ 1 घंटे में इतने अच्छे फैक्ट मिल जाएंगे और इतने बढ़िया जो है आपको तैयारी की एक मौका मिल जाएगा, जिससे आप अपने प्रीलिम को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और प्रीलिम जो क्वालिफाई करने के लिए क्या है, इसमें जो है इसके जो 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन में लगभग 50% पर जो है जनरल कैटेगरी की जो है कट ऑफ जाती है, ठीक है। 50 से ऊपर नहीं होती, ठीक है। तो बड़े जो अच्छे से अच्छे जो टॉपर हैं, जो आईएएस टॉपर रहे हैं पिछले सालों में, जैसे रवि त्याग है और जो दिव्या तावर जैसे जो अच्छे टॉपर रहे हैं, उन्होंने भी जो है 50% से ज़्यादा कभी स्कोर नहीं किया, ठीक है। तो सारे प्रश्न अगर ये जो प्रीलिम्स में नहीं आए उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अपनी जो स्मार्ट तरीके से आप उसको क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो एलिमिनेशन का मेथड है, ये सबसे बेस्ट मेथड है जो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जिसकी। और जो प्रत्येक क्वेश्चन में हम आपको एलिमिनेशन की मेथड जो बताते हुए चलेंगे। और इसमें क्या है, आपको राइट आंसर फाइंड करने की बहुत मतलब सहायता मिलती है, ठीक है। और लगभग इसका जो पूछने का तरीका है, यूपीएससी के पूछने का तरीका है, यूपीएससी खुद चाहता है कि हम लड़कों को यानी छात्रों को सेलेक्ट करें, ठीक है। लेकिन ऐसे छात्रों को सेलेक्ट करें जो हर चीज़ के बारे में अवेयर रहे हों, ठीक है। अब वो इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं बनाएंगे कि आप बिल्कुल ही आए ही नहीं, मतलब वो दुश्मनी आपसे नहीं निकालने वाले हैं। वो आपको सिलेक्शन करने के लिए आपको एक योग्यता चेक करते हैं, ठीक है। वो दुश्मनी नहीं निकालते जो इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बना दें जो कोई कर ही ना पाए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो थोड़े आप उस अपनी थोड़ी स्मार्टनेस दिखा करके उस क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन में आपको कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो, उसमें क्या है, आपको एक रास्ता वो ज़रूर क्वेश्चन देता है, ठीक है। उस रास्ते को खोजने की कोशिश कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाएंगे और आप उत्तर तक सही पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब जैसे 30% तक तो सवाल हैं, वो सिर्फ ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको नहीं आते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल आते हैं। उसके बाद 20 से जो है 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मॉडरेट, हल्के मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही टफ क्वालिटी के होते हैं। और जो आपके सिलेक्शन का काम है सिर्फ 30%, ये यानी 30 क्वेश्चन, और ये 20 से 25 से 30, इनमें
आपको कितना करना है, आपको ये 30 तो हर किसी को करना है क्योंकि इसमें कंपटीशन नहीं है। और इसमें क्या है, जो 25 से 30 क्वेश्चन है इसमें थोड़ी कंपटीशन है। इसको अगर आप सही से यानी अपने दिमाग से कर ले गए तो क्या होता है, आपका प्रीलिम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। और 20 से और 30 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो किसी को भी नहीं आते हैं, ठीक है, वो इस लेवल के बनाए ही जाते हैं, ठीक है। तो उसका डर ना करते हुए और आप अपने अच्छे से पेपर दीजिए और थोड़ी स्मार्टनेस के तरीके से आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, किस प्रकार से एलिमिनेशन, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, अगर आपने अपनी 50% तैयारी भी की है, तब भी आप देखिए कितने अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन को यानी राइट आंसर को फाइंड करने में मदद मिलती है आपको। अब इसमें क्या होता है, अगर जो आप अब जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, आप अब जो है नई तैयारी के बारे में आप मत सोचिए, जितना आपने पढ़ा है बस उतने को ही कंप्लीट कीजिए, ठीक है, उतने को ही कंप्लीट कीजिए। हाँ, थोड़ा गहराई में जाने की कोशिश कीजिए क्योंकि सरल क्वेश्चन में कंपटीशन नहीं है, थोड़ी गहराई में जितने भी, अगर आपने एक बुक पढ़ी है तो उसको ही रिवीजन करने की कोशिश करें, उसको ही बार बार रिवीजन, उसको कंप्लीट करें, ठीक है। और इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं। तो ये टेस्ट नंबर 5 है, ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको देखना है और इसमें ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात तो ये इम्पोर्टेंट क्यों होने वाला है, क्योंकि ये पर्यावरण का है, ठीक है, पर्यावरण का है। पर्यावरण का वेटेज जो है यूपीएससी में 25 से 30 क्वेश्चन तक पर्यावरण का वेटेज रहता है, ठीक है। तो इससे अकेले पर्यावरण से 25 से 30 क्वेश्चन या 20 से 30 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, जो पिछले सालों का ट्रेंड रहा है, इसलिए। अब इसमें क्या करना है आपको, और सबसे बड़ी बात है इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं मिलते, इसके डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। और इसमें भी फैक्ट कठिन नहीं होते हैं, ठीक है, इतने भी फैक्ट कठिन नहीं होते क्योंकि हम ये चीज़ बचपन से पढ़ते आते हैं, चाहे हमारी साइंस साइड हो या आर्ट साइड हो या बायोलॉजी हो या कोई भी हो, लेकिन ये सब्जेक्ट हमारे साथ साथ हमेशा चलता है। अगर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के साथ साथ जुड़ के चलता है, अगर जो आर्ट साइड है उसमें अलग से चलता है। तो ये सब्जेक्ट अगर हिंदी है तो उसमें निबंध के तौर पर ये पर्यावरण चलता है। तो इससे हम ज़्यादा तरीके से मतलब अवेयर भी रहते हैं और इससे ज़्यादातर क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही मतलब ये टेस्ट सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन है। पहला प्रश्न क्या है, तेल रिसाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन नंबर 1 है, बायोरेमेडिसियन तेल रिसाव को साफ करने का सबसे तेज़ तरीका है। अब जो है स्कर्मस ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग जल की सतह पर गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, जो तेल रिसाव की जो प्रक्रिया है, इसमें क्या है, जैसे जो जहाज़ों द्वारा टैंकरों से तेल इधर से उधर जो आयात और निर्यात होता है, उससे क्या है, उसके समुद्रों का सहारा लिया जाता है, समुद्र से होकर रास्ते से गुजरते हैं। और इसमें क्या है, कुछ देशों में पाइपलाइन भी गई हैं, ठीक है। तो उस पाइपलाइन के लीकेज होने पर ये क्या होता है, समुद्र में फैल जाता है, ठीक है, समुद्र में रिसाव हो जाता है, जिसके कारण मछलियों और उसके अंदर के जीव जंतुओं को नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। तो ये पेट्रोलियम जैसी चीज़ें, जैसे गैसोलीन है, पेट्रोलियम है, इनका जो अन्वेषण जो होता है, आयात होता है बड़ी मात्रा में, तो उसके बारे में ये बताया गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो इसमें आपको पता होगा, जो बायो रेमेडिसियन, अगर आपने नहीं पढ़ा है फिर भी एक बात देखिए कि बायो शब्द लगा है, ठीक है। तो ये किससे, बायो से रिलेटेड है। अब बायो क्या है, बायो अगर होगा तो ये जीवाणुओं द्वारा होगा, बैक्टीरियाज द्वारा होगा। और इसमें क्या है, सबसे तेज़ की बात की गई है, ठीक है। तो सबसे तेज़ की बात है, जबकि बैक्टीरिया या वायरस कोई इतनी तेज़ काम नहीं करते हैं। अगर कोई साफ़ करने का, इसको क्या, तेल रिसाव को साफ़ करने का ये सबसे तेज़ तरीका नहीं है, तरीका है लेकिन तेज़ तरीका नहीं है। अब आपने क्या किया, एक ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर लिया। अब एक ऑप्शन एलिमिनेट होने से आपके 2 आंसर ख़त्म हो गए, ठीक है। अब आंसर बचे सिर्फ 2, और केवल बी, और ना तो ए ना तो बी, ठीक है। अब इसमें क्या है, कि आपको सिर्फ जैसे 2 ऑप्शन है, अब ये आपका 2 ऑप्शन में अगर आप लगाते हैं तो इसमें क्या है, आपको 50% सही होने की संभावना है, ठीक है। अगर आप 20 क्वेश्चन 50% के तहत करते हैं, ठीक है, अगर आपने 20 क्वेश्चन जो है 50% की संभावना पर क्वेश्चन सॉल्व किए, अब इसमें क्या है, आपके 10 क्वेश्चन सही निकल गए, ठीक है, और 10 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, रॉन्ग हो गए। अब इसमें क्या है, 10 क्वेश्चन जब रॉन्ग हो गए तो 10 क्वेश्चन का अगर आप 1/3 निकालेंगे तो इसमें कितना होगा, लगभग 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो कितने हो गए, 3 क्वेश्चन,
अब 3 क्वेश्चन आपके सही कितने गए, यानी 10 क्वेश्चन सही गए और 10 क्वेश्चन गलत। तो इसमें 3 जो गलत वाले हैं माइनस मार्किंग के तहत अगर हम इसमें 10 में से घटा दें 3, तो ये बचती हैं 7। तो हमें बेनिफिट कितना हुआ, 14 नंबर का बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है 50% में संभावना रहती है। अब अगली बात यह है कि जब भी हम जैसे ऑप्शन देखते हैं ना तो 1 ना ही 2, ठीक है, ये आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, कितने भी साल पुराना उठा लीजिए और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें देख लीजिए, इनकी संख्या 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन 2 या 3% है। 100 में 2 या 3% ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ना तो 1 ना तो 2 हो। ठीक है, और जब तक आपको कन्फर्म ना हो ना तो 1 ना तो 2, एक भी यानी दोनों ही कथन गलत हैं, तब तक आप इसमें टिक नहीं करेंगे, कभी भी टिक नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या, इसका सही आंसर है केवल 2। और जबकि ऐसे क्वेश्चन की संभावना होती है लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपके इसमें आती हैं। अब 50 से 60 क्वेश्चन की अगर संभावना है तो 50 से 60 क्वेश्चन में लगभग 3 से 4 प्रश्न जो होते हैं वो इस टाइप के होते हैं जिसमें ना तो 1 ना तो 2 केवल सही, मतलब यही ऑप्शन सही हो। ठीक है, अगर आप इसको निकाल देते हैं फिर भी आपके 47 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिसमें आप राइट क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हालांकि एक ये सही निकलते हैं, लेकिन यूपीएससी का मैटर ये है कि वो समझ ना पाए, वो बच्चा उसको समझ ना पाए ये क्या कहना चाहता है, ये किस प्रकार के क्वेश्चन लगाना चाहता है, यानी वो क्या चाहता है। ठीक है, उसके सिलेबस को समझ ना पाए, इसलिए ये इस तरीके से देता है। ठीक है, तो इसका क्या सही आंसर है 2। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकरण जो है PMFME योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब ऐसे ऑप्शन हैं, ऐसे ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ऑप्शन में आपको रिस्क नहीं लेना। अगर आपको ज़्यादातर इसमें अगर आपको नहीं लगता है, इसमें अगर 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं और आपको चारों ऑप्शन में से, क्योंकि इसमें अगर आप सही करेंगे तो 1/4 सही होने की संभावना होती है, जिसमें कोई वो नहीं है, इसमें क्या ना तो 1 ना तो 2 ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको नहीं आता तो आप उसको स्किप कर दीजिए, अगर आपको श्योरिटी है तो आप उसको टिक कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे ऑप्शन दिया गया यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत संचालित एक योजना है। यह भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना अपने जो कार्यान्वयन में एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण को अपनाती है। ठीक है, यह एक परिवार के कई सदस्य की योजना के तहत है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो ये योजना उन्होंने लागू की थी उसमें क्या है, अगर आपको थोड़ा भी पढ़ा होगा तो इसमें आपने देखा होगा कि आप इसको क्या करते हैं, जो एक परिवार एक योजना की बात की गई थी, एक परिवार के मतलब हर व्यक्ति के लिए नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगला ऑप्शन देखते हैं हम, यह सूक्ष्म एवं लघु माध्यम से। ठीक है, सूक्ष्म एवं लघु माध्यम वो उद्यम मंत्रालय से। ठीक है, इसमें जबकि दिया गया सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों से। ठीक है, इसमें क्या है, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों से, लेकिन इसमें क्या है, लघु सूक्ष्म एवं माध्यम मंत्रालय। ठीक है, इसका क्या मंत्रालय, यही है सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम मंत्रालय। ठीक है, जो क्या है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है, और इसमें ये अब हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, यह भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र, ठीक है, सेंट्रल क्षेत्र की योजना है। लेकिन ऐसा क्या है, ऐसा ये नहीं है, क्योंकि यह क्या है, अगर आपको इन दोनों में ही चुनना हो तो आप क्या करें कि उसमें एक जिला एक उत्पाद की बात बहुत ज़्यादा अभी चर्चित रही है, तो इसमें क्या ऑप्शन सी सही है। और केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यह भारत की जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, जिसमें क्या केंद्र और राज्य के संबंध होते हैं, जिसमें क्या है, जो केंद्र राज्य में जो सरकारें हैं उसमें जो राज्य और केंद्र के बीच में क्या है 60 और 40 का अनुपात जो होता है। ठीक है, उसके बाद मतलब खर्चा बयान करने का, यानी 60 रुपये, अगर 100 रुपये खर्चा होता है तो 60 रुपये केंद्र देगी और 40 रुपये राज्य सरकार देगी। इसके बाद अगर उत्तर पूर्वी राज्य में देखा जाए तो उत्तर पूर्वी राज्य में इसमें 90 और 10 के रेशियो में, मतलब 90 रुपये अगर केंद्र सरकार देगी तो 10 रुपये
उत्तर पूर्वी राज्यों से लिया जाएगा अगर कोई विकास होता है। ठीक है, इसके साथ केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जिनमें केंद्र शासित प्रदेश और जिनमें विधानसभा उपलब्ध है। ठीक है, ऐसा नहीं है जिसमें विधानसभा उपलब्ध नहीं है, जिसमें वो विधानसभा उपलब्ध है जैसे दिल्ली और पांडिचेरी। तो इसमें क्या होता है 60 और 40 का रेशियो इसमें भी होता है। लेकिन अगर जो पूर्णतया केंद्र शासित प्रदेश है उनमें 100% की खर्चा का वहन सिर्फ केंद्र सरकार ही करती है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निवेश प्रोत्साहन समझौते यानी IIA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें देखते हैं कथन क्या है। कथन नंबर दिया गया है, यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित पहला IIA है। ठीक है, US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन DFC के माध्यम से क्षेत्रों में निवेश प्राप्त करने हेतु समझौता एक कानूनी आवश्यकता है। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं आता फिर भी आप देखिए इसमें क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और DFC। ठीक है, इसके बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो इसमें क्या है एक इंटरनेशनल, और जबकि US इसमें जुड़ा है तो ये इंटरनेशनल तो है ही। ठीक है, इसमें क्या करने हेतु कानूनी समझौता है। तो आपको लगा कि ये क्वेश्चन नंबर जो कथन नंबर 2 है वो सही है। ठीक है, जब कथन नंबर 2 सही है तो आपने क्या किया, 1 और 2 दोनों को मान लिया। ठीक है, और जबकि आपने क्या किया, 1 को आपने हटा दिया। ठीक है, 1 को आपने हटा दिया और ना तो 1 ना तो 2। अब आपको लगता है कि 2 सही है तो ना तो 1 ना तो 2 होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा 1 और 2 दोनों और 2। ठीक है, तो इसमें क्या है आपको 50% में रिस्क लेने में जो है आसानी होगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, यह भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित पहला है। यह पहला नहीं है, यह कब हुआ था 1997 में भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच में जो हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, और यह क्या है, यह भी ये करंट में रहा है, और करंट में जो सरकार ने इसमें निवेश करने के लिए प्रोत्साहन एक समझौता है, जिसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव एग्रीमेंट। ठीक है, II। तो इसका क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केवल 2। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। बोंगो सागर अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन है, कथन क्या है, यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, इस अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में किया गया था। ठीक है, अगर आपने इसके बारे में सुना होगा, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो क्या होगा, आपको पता है कि ये भारत और बांग्लादेश के बीच तो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, आपको ज़्यादा जोर किस पर देना है, अगर आप गलत प्रश्न फाइंड कर सकते हैं तो आप उसमें आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। अब इसमें क्या है, यह हिंद महासागर में आयोजन किया गया था। यह हिंद महासागर में नहीं आया कहते, जो बंगाल की उत्तरी खाड़ी में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो कथन नंबर 2 गलत है, और जब कथन नंबर 2 गलत है तो उसके साथ क्या है, कथन नंबर 2 गलत होने से हमारा क्या 2 ऑप्शन निकल गया, अब केवल आ गया 1 सही। तो इसका सही उत्तर है केवल 1। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रवाल व्यंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो प्रवाल व्यंजन है उसके संदर्भ में, ठीक है, जब प्रवालों पर दबाव पड़ता है तो वे अपने उत्तकों के अंदर रहने वाले जो जूंजे थैले को अलग कर देते हैं। ठीक है, अब प्रवाल व्यंजन एक प्राकृतिक प्रक्रिया, देखिए अब ये तो पता है कि ये प्रवाल जो होते हैं, प्रवाल भित्ति कहाँ पे है, जैसे जो वो उसके बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ है, जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो समुद्र के नीचे पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब इसको ये एक तरीके से इसको कोई कृत्रिम रूप से नहीं बना सकता। ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से तो है ही, प्रवाल तो प्राकृतिक रूप से है ही। तो हमारा 2 ऑप्शन यानी 2 कथन नंबर तो सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है 2 कथन नंबर सही है। अब जब 2 कथन नंबर सही है तो हमारा 2 ये बनते हैं। ठीक है, तो हमने 2 एलिमिनेट कर लिए। अब इसमें क्या है, जब प्रवाल पर दबाव पड़ता है, मतलब जब प्रवाल पर दबाव पड़ता है तो दबाव के साथ क्या होता है, वह अपने उत्तकों के अंदर रहने वाले जूजन थैले को अलग कर देते। ठीक है, अब दबाव किस प्रकार का है, जैसे ऊष्मीय वृद्धि बढ़ती है और जो समुद्र का तापमान बढ़ता है, पराबैंगनी किरणों की पकड़ बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये अपने जूजन थैले को त्याग देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये दोनों ही कथन हमारे सही है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 और 1 2 दोनों। ठीक है, इस प्रकार से आप उसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ी ट्रिक लगा सकते हैं। और इसमें क्या है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा जो सेनेगल से लगती है। ठीक है, ये जो है नक्शाबाज है, जैसे अगर आपने मैप देखा होगा तो ये मैप
मैप क्वेश्चन है, तो उसके लिए क्या है, आपको थोड़ी अवेयरनेस होना ज़रूरी है। इसके साथ ही आप अपने जो मैप में जैसे जो जो जगह जो स्थान चर्चित में रहे हैं, चर्चा में रहे हैं, न्यूज़ में रहे हैं, उनके आसपास की जो स्थान है उसको ज़रूर चेकआउट कर लें, क्योंकि वहाँ पर जो प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब इसके बाद देखते हैं इसमें क्या है, जो सीमा सेनेगल है, ये सीमा जो है कहाँ पर लगती है, जो पश्चिमी अफ्रीका के तट पर जो है सेनेगल है, जो पश्चिम अफ्रीका के तट पर स्थित एक देश है, ठीक है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर की सीमा में स्थित है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके देश कौन कौन से, इसमें जो है सियरा लियोन नहीं लगता है, ठीक है, बाद बाकी सारे के सारे इसमें लगते हैं, तो इसका ऑप्शन हो गया डी सही। अब आपको इसमें कुछ नहीं आता, ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं आता है। देखिए इसमें क्या, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी, दो इसमें भी, ठीक है, तो दो का झंझट ख़त्म। अब हमें दो चेक नहीं करना, ठीक है। अब इसके बाद क्या, तीन का, तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी, तीन इसमें भी, तो हमें तीन भी क्या चेक करें, ठीक है। तो माली और दो देश तो बिल्कुल मॉरियनटनम, ये देश तो हमें चेक करनी नहीं है, ठीक है। अब बची बात आपके 50% पे आ गई। अब 50% में देखते हैं, एक और एक दोनों ही में है, दो और दो मतलब 4 और 4, ठीक है, ये भी दोनों में, और 5 और 5 ये भी दोनों में, ठीक है। लगभग आपको कितनी बात आ गई, आपको सिर्फ 50% की बात आ गई, ठीक है। अब 5 5 इसमें भी है और 4 4 इसमें भी है, ठीक है। अब आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसमें क्या है, आपको दो ऑप्शन में अगर आपकी गलती होने की संभावना सिर्फ 50% की रह गई, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप उसको रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो है ये इसकी सीमा नहीं लगती है, इसलिए हम इसको डी को सही मानते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत तो अगर जब आप यूपीएससी का पेपर देने जाएंगे तो इतना तो आप पढ़ के ही जाएंगे, जो आपको मतलब थोड़ा बहुत फाइंड करने में यानी दिमाग लगाने की प्रक्रिया तो पता हो, वरना आप फिर पेपर देने ही से क्या फ़ायदा है जब आप इस प्रकार से जाएंगे कि नहीं कोई तैयारी है। हालांकि ऐसा होता है तुक्के से कभी जो है कोई भी वो हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सके। हाँ, तुक्के से एक ऐसा मिलता है जो क्वेश्चन हम छोड़ के आने वाले थे उसमें हम कुछ अपनी प्रोग्रेस करके उससे हम नंबर गेन कर लेते, ठीक है, बस इतना होता है। अगर आप सोचें कि हम सिर्फ तुक्के से ही पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। अब इसके पास क्या है, अगला प्रश्न है, रेड पांडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यह सिंगालीला नेशनल पार्क भारत में एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ रेड पांडा पाया जाता है। यह सिक्किम का राजकीय पशु है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची नंबर 2 के तहत है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, अगर आपको इसमें कुछ नहीं आता है, ठीक है, पहली बात आप इसको एकमात्र वाले को गलत कर दीजिए, ठीक है। जिस जानवर वाली बात है, और 195 देश हैं लगभग, और 195 देश में अभी तक ऐसे देश हैं जो खोजे नहीं गए हैं, यानी पूरी नॉर्थ और साउथ के जो ध्रुव हैं उनकी खोज नहीं की गई, वहाँ पर भी जीव जंतु मिल जाते हैं। तो आप एक कैसे कह सकते हैं कि एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ रेड पांडा पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, वो भी एक को संदर्भित कैसे करते हैं, सिर्फ एक नेशनल पार्क को। अगर भारत की पूरे भारत की बात हो तब भी ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक सिंगालीला नेशनल पार्क को ही संबोधित करता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत होने की संभावना 100%, तो हमने इसको गलत कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं आपको दूसरा प्रश्न कौन सा देखना है। दूसरा कथन आपको देखना है कि अगर अनुसूची नंबर 2 के तहत ये होता, ठीक है, 2 के तहत होता तो इसमें क्या होता, रेड पांडा को मतलब जो चर्चित में नहीं आता, ये न्यूज़ में नहीं आता। जब ये न्यूज़ में आया तो न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि इस पर कोई ख़तरा होगा, और ख़तरा होगा तो इसमें क्या है, दूसरी बात खतरा होगा तो इसमें क्या है, इसको कहाँ पर हम अनुसूची नंबर 1 में करते हैं, ठीक है। अनुसूची नंबर 2 की बात अगर देखी जाए तो अनुसूची नंबर 2 के ज़्यादातर जानवर जो हैं वो चर्चित में नहीं आते, क्योंकि ये सुभेद में होते हैं, मतलब उनकी क्रिटिकल इंडेंजर्ड में नहीं होते, वो खतरे में नहीं होते, बल्कि सुभेद में होते हैं, ठीक है, कि उनकी आबादी ठीक ठाक है। अब देखिए इसमें दो थोड़ा आप कन्फर्म कीजिए, यह सिक्किम का राजकीय पशु है, ठीक है। तो राजकीय पशु के तहत भी आपको पता लगाना है, ये सूची 2 के तहत अगर ये ऑप्शन सही होता है, ठीक है, और इसमें ऐसा तो कोई है ही नहीं ऑप्शन जो ना तो एक ना तो यानी तीनों ही गलत हैं, ऐसा नहीं। अगर हमने ये गलत काट लिया, मतलब ये गलत है, तो हमने 1 और 2 को हमने अलग कर दिया, अब बचे 2 और 3, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 और 3 बचे। अब इसमें 2 और 3 में इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, तो पक्का 2 तो सही है ही,
ठीक है। अब जब 2 सही है तो इसके बाद हमें देखना है कि जब ये राजकीय पशु है तो हम इसे सेकंड श्रेणी में क्यों रखेंगे, ठीक है, सेकंड अनुसूची में क्यों रखेंगे, क्योंकि और जो फर्स्ट अनुसूची है उसमें क्या होता है, उसमें ज़्यादा उसकी मतलब उसको जो शिकार करने पर कठिन सज़ा होती है, उसमें जुर्माना भी लग सकता है। तो इसलिए हम इसको भी गलत मानते हैं, तो हमारा केवल ऑप्शन बी सही है, ठीक है। थोड़ा बहुत दिमाग यानी कॉमन सेंस की बात है, इसमें कॉमन सेंस जैसा क्वेश्चन था, इसमें क्या है आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर उसको आप निकाल सकते हैं। और यही दिमाग चाहती है कि यूपीएससी कि आपके पास ऐसा ही जो है दिमाग हो, जिससे हम ऐसे लोग हमें मिलना चाहिए, ठीक है। फैक्ट्स वाले जिनको ज़्यादातर फैक्ट याद हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन लगभग 30% इसमें आते हैं, ठीक है, 30 भी नहीं, लगभग 20-25 क्वेश्चन आते हैं फैक्ट वाले, और लगभग 60-70% जो है इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जो लड़के की दिमाग की योग्यता, जो उसकी दिमाग की योग्यता नापने के लिए है कि उसमें कितना अच्छा दिमाग है, वो कितना अच्छा डिसीजन ले पाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन वो घुमा फिरा कर बनाते हैं, और ये बहुत ही मतलब अच्छे किस्म के लोग बनाते हैं, ऐसा नहीं कोई गांव गली के कसखुद्दे बना देते, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उनको उनकी आत्मा से देखना पड़ता है, हमको उनके नज़रिए से देखना पड़ता है वो आखिर क्या चाहते हैं, ठीक है। अगर उन्हें डीएम फैक्ट बेस चाहिए होते, उन्हें डीएम वैसे चाहिए होते जो दिमागदार हो, इंसानी नहीं चाहिए होते, इंसानी हृदय वाले नहीं चाहिए होते, तो वो क्या करते, वहाँ पर रोबोट लगा देते और डीएम की जगह पर रोबोट काम करता है, ठीक है। लेकिन उन्हें रोबोट नहीं चाहिए, उन्हें फैक्ट वाले नहीं चाहिए, उन्हें इमोशनल जो व्यक्ति है, उन्हें ऐसे व्यक्ति चाहिए जो इमोशनल है, जो हार्ट बीन है, ह्यूमन बीन है, जिसमें हार्ट है, उनमें आत्मा है, वो समझ सकते हैं लोगों की कठिनाइयों को, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संबंध निकाय है, ठीक है। अगला कथन है, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम AMASR 1958 के अनुसार सार्वजनिक सुविधा निर्माण की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती, ठीक है। तो ये नहीं आती है, ये तो ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अब इसमें क्या है, राष्ट्रीय स्मारक, अगर राष्ट्रीय स्मारक होगी तो वो किससे, जो प्राधिकरण भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है, पुरातत्व सर्वेक्षण क्या करता है, पुरातत्विक जो चीज़ें होती हैं वो उसको संरक्षण करता है। लेकिन ये क्या है, स्मारक, स्मारक में क्या है, स्मारक एक पुरातत्व अकेली नहीं है, इसमें क्या है, एक सांस्कृतिक चीज़ भी जुड़ी है। तो ये क्या, सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत एक निकाय है, ठीक है। इसलिए हमारा एक गलत हो गया, तो एक गलत होने से हमने क्या 2 ऑप्शन निकाली और हमारा ऑप्शन केवल 2 सही हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें क्या है, अब ये रोजगार सृजन की बात है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइए, रोजगार सृजन की बात है। तो इसमें यह नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब सरकार क्या कर सकती है, सरकार अगर नए रोजगार सृजन करने के लिए या तो रोजगार प्रदान कर सकती है या वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है, ठीक है, या फिर मनरेगा जैसी चीज़ें लगा सकती है कि आप काम कीजिए, उसमें आप रोज़गार कीजिए, रोज़गार से आप अपने दैनिक जो जीवन चलाइए, या फिर हम वित्तीय सहायता दे रहे हैं भाई आप रोज़गार आइए, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये ऑप्शन जो है रोज़गार के तहत ये ऑप्शन सही है। और नए उद्यम की बात है तो भाई वित्त तो देना ही पड़ेगा, फाइनेंस तो देना ही पड़ेगा, ऋण तो प्रदान करना ही पड़ेगा, वित्तीय सहायता। अब इसमें खादी और ग्रामोद्योग यानी KVIC द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर गांव की रोजगार की बात है, रोजगार जो है सृजन की बात है, तो इसमें क्या है, खादी ग्रामोद्योग, जब उद्योग की बात की गई उद्यम स्थापित करने के लिए, तो इसमें क्या है, कार्यान्वित किया जा रहा है। तो इसमें क्या है, दोनों ही बातें सही है, तो इसका 1 और 2 दोनों ही सही है। अब ऐसे प्रश्न है, ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में क्या है, थोड़ा अगर आप स्किप करना चाहते हो ऐसे प्रश्न स्किप कर दे, क्योंकि ये कंप्लीट फैक्ट बेस है, ठीक है, जिसमें आपको कुछ फैक्ट जानना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय का पहला प्रकाशन था, ठीक है। तो इसके बारे में इसको बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट ये क्यों है, ये इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये राजा राम मोहन राय का बात की जा रही है, उसमें सारे जो ग्रंथ हैं ये ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी मुस्लिम शासक के हों, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको ये बड़ी ध्यान से रखना है। अब ये चर्चा में क्यों रहा, इसके ऑप्शन दिए गए, A मीरात उल अकबर,
और बी जो ब्रह्मापसोन, और सी तुहफ़ात उल्फ मुहाविद्दीन, और डी गौड़ीय व्याकरण। ठीक है, तो इसमें क्या है, इनके चारों ही जो कथन लिखे गए हैं, इसमें बस ये पूछ रहा है ये पहला प्रकाशन कौन है। लिखे तो इन्होंने चारों ही हैं। ठीक है, प्रकाशन पूछ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब ये चर्चा में क्यों हो रहा है, 22 मई 2022 को राजा राममोहन राय का जो है 250वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, उसके लिए लाइब्रेरी फाउंडेशन का जो है स्थापना दिवस मनाया गया, वहाँ पर लाइब्रेरी स्थापित की गई, और इन्हें क्या कहा जाता है, राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था, 22 मई 1972 में बंगाल में हुआ था, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा फारसी और हिंदी थी। ठीक है, और इनका जो इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं उसमें क्या है, वेदांत लिखा था वो 1815 में लिखा था। ठीक है, और ईकोपनिषद वो 1816 में लिखा था। ठीक है, अब देखते चाहिए, अब इनमें कठोपनिषद ये 1817 में लिखा था। ठीक है, और इन्होंने क्या, मुंडक उपनिषद 1819 में लिखा था। ठीक है, और इसके बाद क्या है, द प्रिंसेस ऑफ जीसस गाइड जो है 1820 में लिखी थी। ठीक है, अब इसमें क्या है, और संवाद जो कॉमेडी एक बंगाली अखबार था, ये कब किया था, 1821 में। ठीक है, इनके क्रम है एकदम क्रम। इसके बाद क्या है, जो मिरात उल अकबर और फारसी पत्रिका थी, ये कब थी, 1822 की। और इसके बाद अगली है जो गौड़ीय है, वो कब की है, ये 1826 की है। 1826 के बाद जो द यूनिवर्सल रिलीजन 1829 की है। ठीक है, तो इनकी क्या है, सबसे पहली इनकी जो थी वो की तोहफ़ात उल मुहाविद्दीन। ठीक है, जो इन्होंने कब, 1803 में प्रकाशन किया था। ठीक है, 1803 में इसका प्रकाशन किया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, ये तेलंगाना में स्थित है, और इसके बारे में देखें, तेलंगाना जो है कहाँ पर, रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर जो है बनाया गया है, उसको फोटोवोल्टिक परियोजना के तहत इसमें जो सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा है। ठीक है, और भारत की जो हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी VHEL के तहत इसको बनाया गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्या, जो पारितंत्र सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, विभिन्न पारितंत्र सेवाओं की कुल लागत में से लगभग 50% हिस्सा पोषक तत्वों के चक्रण का होता है। ठीक है, अब प्राकृतिक पूंजी लेखा एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन परियोजना NCABS के कार्यान्वयन पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका जो गठन है, ठीक है, इसका गठन है, ये इसका किसके प्रतिशत की बात की गई थी, इसमें 10% की बात की गई थी। ठीक है, तो हमारा एक ऑप्शन गलत है, तो एक ऑप्शन गलत होने से हमने 1 और 2 निकाल दिए। ठीक है, अब इसमें अगर आपको संभावना होती है तो 2 और ना तो 1 ना तो 2, अगर आपको जब तक क्लियर ना हो तब तक आप इसमें ना तो 1 ना तो 2 में लगाएंगे। जब आपको क्लियर है तो आप इसको लगाएंगे, क्योंकि यह सांख्यिकी मंत्रालय की बात है। ये पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं और पूंजी लेखा ये कौन करता है, ये जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नहीं करता है, लेकिन ये क्या करता है, सांख्यिकी मंत्रालय। तो इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अब ये एक आया है, पूरे 100 क्वेश्चन में एक आया है जिसमें है ना तो 1 ना तो 2। अभी आप देखते जाइए, इसमें इसकी 2 या 3 से ज़्यादा संख्या नहीं होती है किसी भी पेपर में, चाहे आप पेपर देने जाए चाहे आप मॉक टेस्ट देने जाए। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डी वाले ऑप्शन को इग्नोर करते रहिए। कोई अगर 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो जाएँ, और इसमें 47 और 50 क्वेश्चन करें, और 50% में अगर 25 क्वेश्चन सही हो जाएँ और उसमें 3 क्वेश्चन गलत हो जाएँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक आपको क्लियर ना हो तब तक आप इसको नहीं करें। अब चैन कुरुंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हिमालय में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है, यह हिमालय में पाया जाता है। इसका उपयोग गठिया के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर पाया जाता है, ये हिमालय में नहीं पाया जाता, ये पश्चिमी घाट में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो ये ऑप्शन गलत होने से आपको वही स्थिति आई, इसमें केवल भी सही कीजिए। और इसका क्या है, इसका उपयोग गठिया के रूप में किया जाता है, गठिया के बात के रूप में किया जाता है। और इसमें क्या है, यह एक अति संवेदनशील है जो जलवायु परिवर्तन के संवेदना देता है, नहीं पता करता है कि यह जलवायु परिवर्तन हो रही है। अब देखते हैं, कणकीय प्रदूषक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कणकीय प्रदूषक केवल एरोसॉल के रूप में किए जाते हैं। देखो केवल शब्द आ गया। 10 माइक्रोन से बड़े कणकीय जो प्रदूषक नासिका मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एक तो सख्ते वर्ड लगा है। ठीक है, सख्ते की संभावना ठीक है क्योंकि सख्ते ज़्यादा है। अब इसमें क्या है, कणकीय प्रदूषण जो है PM 2.5 और PM 10 इसकी बात की जा रही है। ठीक है, PM 2.5 और PM 10। अब ये किसके द्वारा PM 2.5 और PM किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, ये दिखाया केवल एरोसॉल। एरोसॉल से द्वारा थोड़ी नहीं, जो एरोसॉल द्वारा थोड़ी नहीं। ये आपका फ़ैन चलता है, फ़ैन से हो सकता है। गाड़ी में ब्रेक लगते हैं, उसमें भी छोटे छोटे कण जो कणकीय प्रदूषण निकलते हैं। अगर आप दौड़ते हैं, उसमें भी धूल निकलती है, वातावरण में आती है। वायु के द्वारा वातावरण में आती है। अगर आप कुछ जो चक्की वगैरह चलाते हो, उसमें ये कण घिसते हैं। जितने भी जहाँ पर घिसा होता है, जैसे आप गाड़ी के ब्रेक मारते हैं, या फिर आज जो वायु प्रदूषण के द्वारा जो क्या बोलते हैं उसको, पेट्रोल डीजल के दहन से, या कोई आप कार्बन दहन में, या कोई आप लकड़ी जलाते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसको उन चीज़ों से उत्पन्न होता है। लेकिन इसमें केवल दिया गया, तो एक कथन आपका गलत है। जब आपका एक कथन गलत है तो आपने ये निकाल दिए, और ये तो आपको कर रही है, केवल इसमें 2 सही है। क्योंकि एक तो इसमें सख्ते लगा है, सख्ते की संभावना की बात है। तो संभावना की बात यही है कि जब छोटे कण हैं जो 2.5 या 2 PM जो 10 है, जो माइक्रोन के होते हैं, जो छोटे छोटे कण हैं जो हमारी नासा के द्वारा प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है। अब इसमें देखते हैं, भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्या है, इसके निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में ही चुनौती दी, में ही, जैसे केवल शब्द है वैसी में ही, ठीक है, चुनौती दी जा सकती है। यदि कोई गंभीर त्रुटि है तो वह चुनाव के पूरा होने के बाद किसी भी चुनाव परिणाम की स्वतः समीक्षा कर सकता है। यह संसद और राज्य विधानमंडलों के मौजूदा सदस्यों की चुनाव के बाद भी अयोग्यता के मामले में सलाहकार के रूप में कार्य करता है। ठीक है, 3 ऑप्शन तो आपको लगता है, यानी हमको लगता है सही है, नहीं है ही सही। ठीक है, और मैं ही, यह क्या है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं से, इसमें क्या, उच्च न्यायालय को भी आप अपील कर सकते हो, उच्च न्यायालय के लिए। ठीक है, इसलिए एक कथन आपका गलत होता है। तो एक कथन गलत होने से आपको 2 बाहर निकल गए। ठीक है, इसमें क्या है, गंभीर त्रुटि होने पर क्या है, ये खुद समीक्षा नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए 2 ऑप्शन भी गलत हो गए, वो दूसरा भी गलत है, इसमें केवल सही 3 है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, इसमें क्या है, प्रश्न नंबर 16 है, सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असिस्टेंट रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा की गई है, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, WWF किसकी रिपोर्ट करता है, ये पक्षियों की। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट नहीं करते, ये पक्षियों को संरक्षण देता है। जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, ये किसको, जो जीव हैं, जो लिविंग बीइंग है, उनके लिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण, ये क्या, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण करता है किसके लिए, जैसे IUCN में जो IUCN की रेड लिस्ट जारी है, उसमें क्या है, वो संरक्षण करता है। इसमें क्या करता है, उसको वो जैसे कोई जीव जंतु है, या कोई है, या कोई जानवर है, उसको संरक्षण करता है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या है, इस सब में क्या है, इंटरनल गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, तो आपका यही ऑप्शन सही है। अब अगला कथन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, इसमें क्या है, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में जो विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न प्रजातियों के विकास का ऐसा प्रक्रम जो एक बिंदु से होकर भूगोल के अन्य क्षेत्रों तक प्रसारित होता है, उसे कहलाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है अनुकूली विकरण। ठीक है, ये डेफिनेशन है। ठीक है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं 18 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा जल निकाय डेनमार्क से घिरा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें थोड़े फैक्ट बेस आपको देखना है। तो इसमें क्या है, कील की खाड़ी और रिंगकोविन फॉजर्ड, कोगे की खाड़ी और बोथनिया की खाड़ी। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है डी। तो इसमें क्या, उत्तरी जो डेनमार्क है वो एक यूरोपीय देश है, और जो है ये जूटलैंड प्रायद्वीपीय के ऊपर और उत्तरी सागर से लगभग 400 मील दूर है।
और 400 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है, सॉरी दूर नहीं है। तो यह क्या, धीमी ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं, इसमें ज़्यादातर क्या है, समतल भूमि ज़्यादा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है, प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, वर्ष 2003 ने जो में CCI के साथ ही प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसमें क्या है, CCI में एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं जो सभी पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। CCI के जो है सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति के अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये एक ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसकी क्या है, 2009 में प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण शुरू किया गया था। कब, 2009 में। ठीक है, अब एक प्रश्न गलत होने से आपका क्या है, सही उत्तर आ गया। एक ये गलत, एक प्रश्न नहीं, सॉरी कथन, तो एक ये, तीनों ऑप्शन गलत हो गए। तो इसमें क्या है, सही उत्तर है केवल सी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एलिमिनेशन का यूज करके आप इसको उत्तर को फाइंड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर है 20 क्या है, इसमें बताया गया है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स के बारे में बताया गया। इससे संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो है ह्यूमन इम्यूनिटी जो इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस यानी HIV से संक्रमित व्यक्ति को निश्चित रूप से एड्स हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये ऐसे घुमावदार प्रश्न है जिसमें ये सही नहीं है। निश्चित रूप से उसे एड्स हो जाएगा ऐसी कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये क्या है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, जब इसके गलत होने से ये ऑप्शन बाहर हो गए तो केवल आंसर बचा 2। एड्स के लिए एक जो है नैदानिक परीक्षण जो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेट ऑसे है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21। और इसमें क्या है, ड्रैगन फ्रूट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मैक्सिको का स्थानीय फल है। यह भारत में इस फल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मणिपुर है। इस पौधे की खेती कम पानी में शुष्क भूमि पर की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब इसमें देखते हैं कथन कैसे हैं। कथन है 1 2 2 2 के जोड़े हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब हम इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, जो दूसरा कथन है ये गलत है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा राज्य कौन है, मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम है। तो मिजोरम के साथ साथ अब देखते हैं मिजोरम, दूसरा कथन गलत होने से क्या मिला, तो हमने 2 2 1 मिनट, दूसरा ये तो है, हाँ 1 मिनट आगे देखते हैं। हाँ, दूसरा गलत होने से हमने क्या, 1 2 और 3 ऑप्शन निकल गए। ठीक है, ऑप्शन क्या बचा, केवल 1 और 3। ठीक है, बस यही सही आंसर है। तो इस प्रकार से वो खुद देते हैं, UPSC वाले खुद देते हैं कि उसमें कितना थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, उसमें क्या है, आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तब इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, जो है पहला कथन है जो जैसे सिंगापुर है, और सिंगापुर जो इसमें नहीं वो क्या, हाँ सॉरी इसकी बात करें, हाँ मैक्सिको का स्थानीय फल है। और यह क्या है, मिजोरम में इसकी सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, यानी उत्पादक राज्य अपने भारत की बात करें तो। अब प्रश्न नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका क्या है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में मॉरिशस भारत में FDI प्रवाह के शीर्ष देश के रूप में उभरा है। ठीक है, अगला कथन है, वित्त वर्ष 2021-22 में कर्नाटक को सबसे अधिक FDI प्राप्त है। अगला कथन है, सुरक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग में 100% FDI की अनुमति है। ठीक है, और डी में क्या है, लॉटरी व्यवसाय में 49% तक की FDI की अनुमति है। ठीक है, इसमें क्या है, देखो 100% वाली बात ये क्या है, इसको आप जानबूझ के गलत कर दीजिए। ठीक है, 100% तो किसी को छूट कभी FDI को मतलब मिलनी ही नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, जो मॉरिशस भारत में FDI, ऐसा नहीं है, मॉरिशस नहीं है, इसमें क्या है, जो क्या बोलते हैं, सिंगापुर नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पर USA है, तीसरे नंबर पर मॉरिशस है। ठीक है, चौथे नंबर पर स्विट्ज़रलैंड है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है, 2 ऑप्शन गलत है। अब आप 50% पर रिस्क ले सकते हैं अगर आपको उत्तर इसमें नहीं आता। अगर आप इसमें भी देख सकते हैं तो इसमें भी निकाल लीजिए। तो इसमें क्या है, जो लॉटरी व्यवसाय में 49% की जो भागीदारी है, ये 49% की भागीदारी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है,
ये भी गलत है। तो आपका सही उत्तर है केवल बी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 23। अब क्या है, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें 2 कथन दिए गए हैं। अब इसमें क्या है, उद् विकास के दौरान ऐसे जीव जो बेहतर रूप से अनुकूल करने में सक्षम नहीं होते वह पूरी तरह समाप्त हो जाते। ठीक है, तो यह दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया का उद् विकास मानव जनित क्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये तो 100% श्योरिटी है कि ये सही हो सकता है, हो सकता। अब इसके बाद देखते हैं जो इसमें दिया गया पूरी तरह समाप्त। ठीक है, अनुकूलन मौसम अनुकूलन न मिलने पर, अगर ऐसा कहीं होता है कि पृथ्वी पर कोई पलायन हो गया, पृथ्वी पूरी ढक गई या किसी पिंड से टकरा गई, तो जैसे उसका डायनासोर का अंत हुआ था, लेकिन अभी भी उसके कुछ प्रमाण मिलते हैं, तो यह क्या पूरी तरह नष्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या है, और अनुकूल परिस्थितियाँ न मिलने पर वो क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवसन करता है। ठीक है, तो वहाँ पर वह जीवन अपना व्यापन करता है। लेकिन इसमें क्या है, जो है पूरी तरह नष्ट नहीं होते, तो इसलिए एक ऑप्शन गलत है। तो एक ऑप्शन गलत होने से आपका 1, 2 और 3 आंसर बचा सिर्फ 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको आंसर को फाइंड कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। गोपाल कृष्ण खोखले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। उन्होंने वर्ष 1921 में जो है सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, अब इसमें क्या है, वह महादेव गोविंद रनाडे द्वारा शुरू में की गई सार्वजनिक सभी पत्रिकाओं से जुड़े थे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं। वर्ष 1908 में खोखले ने रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की थी। खोखले हम कर रहे हैं, गोखले। ठीक है, इसमें उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक पर जो समाचार पत्र द हितवाद लोगों के लिए शुरू किया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो एक ऑप्शन है ये, और इसमें गलत पूछ रहा है। इसमें क्या है, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की इन्होंने स्थापना नहीं की थी। ठीक है, इन्होंने स्थापना नहीं की थी, तो ये ऑप्शन गलत है और यही ऑप्शन सही है, गोखले हैं। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी खुद कह रहा है कि आप थोड़ी इस तरफ भी ध्यान दीजिए। ये वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इसमें आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, उसमें कह रहा है कि आप इस तरफ भी कुछ ध्यान दीजिए, आप इसके बारे में भी कुछ जानिए। ठीक है, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक धूम कोहरे से के घटक हैं। ठीक है, तो रासायनिक धूम कोहरे क्या क्या है, इसमें ओजोन है, एक्रोलिन है, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, तो जितने भी रासायनिक चीज़ें हैं वो सभी हैं, तो इसका ऑप्शन डी। ठीक है, तो अगर ऐसे आपके पास ऑप्शन कभी मिलते हैं तो आप उसमें 4 से 5 ज़्यादा ऑप्शन हैं और उसमें सारे के ऑप्शन एक ऑप्शन में दिए गए डी वाले में, तो आप वही टिक करके आना है आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को 180 देशों में 142वां रैंक प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला कथन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 ने देशों के भीतर और देशों के मध्य ध्रुवीकरण की जानकारी प्रदान की। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रकाशित करने वाला संगठन पेरिस में है। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, हमें एक चीज़ पता हो जिसकी हमें रैंक अकेली पता हो। तो इसमें क्या है, ये जो 142 दी गई है रैंक, विश्व जो है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 150 इसने प्रकाशित की थी। अब एक ऑप्शन गलत होने से आपके कितने ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आपके दोनों ही सही है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न है क्या, 27 नंबर प्रश्न है। 27 नंबर, अपराधारी जिस प्रक्रिया द्वारा अपराध को छोटे छोटे कणों में खंडित करते हैं उसे कहते हैं। देखो पहले ही दिया है, जब खंडित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे खंडन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे हैं छात्र जो थोड़े ज़्यादा दिमाग लगा लेंगे, आखिर ऐसा पूछा ही क्यों गया, और ऐसे पूछे के चक्कर में वो अपना गलत कर लेते हैं। मतलब वो जानना चाहते हैं कि आपने जितनी तैयारी की उसमें सीरियसली की, कि आप फैक्ट बेस रखते रहे, कि तुक्का लगाते रहे, कि ट्रैक लगाते रहे। ठीक है, ट्रैक लगाने से क्या होता है कि आप 1-2 चीज़ों में ट्रैक लगा रही लेकिन कहाँ तक ट्रैक लगाएंगे। ठीक है, अब कोई ऐसी ट्रैक थोड़ी नहीं है जो आपको भारत की सीमा की बता दे या भारत के पड़ोसी राज्यों की बता दे। मतलब
वो है तो है, वो क्या ट्रैक लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या ट्रैक, अब जब आप ट्रैक नहीं करें तो ट्रैक की बजाय आप वो फैक्ट याद कर लो, जबकि ट्रैक भी तो याद ही करना है। अब इसमें क्या है 28 नंबर, भारत में उच्च रक्तचाप के संबंध में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो उच्च रक्तचाप का प्रसार राष्ट्रीय औसत की तुलना में उत्तरी राज्यों में अधिक है, ठीक है। तो एक है भारत की उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहला IHCI का लक्ष्य वर्ष 2025 तक उच्च रक्तचाप के प्रसार को 25% कम रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें उत्तरी नहीं है, इसमें दक्षिणी राज्य है, ठीक है। दक्षिणी राज्य है तो एक गलत होने से एक गलत हो गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सिर्फ केवल 2 बचा। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। अब ऐसे प्रश्न में अगर अच्छे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट की अगर 50% तक की तैयारी की है तो आपको इतना तो होना चाहिए कि आप उसको 2 ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी 2 तो कन्फर्म हो, फिर 2 ना हो तो उसकी बात अलग है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, पहले इसमें दी गई है जो रामसर स्थल, उसके बाद अवस्थिति, ठीक है। तो इसमें फिर उसके बाद बताना है इसमें कौन से सही सुमेलित हैं, तो कौन से सही सुमेलित हैं वो देखना है। अब इसके बाद देखना है क्या है, जो चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य है, तो चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है, तो एक तो ये गलत है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं जो है हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है, ये कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है, जिसमें मेघालय दिया गया है। अब आपके क्या है 2 ऑप्शन निकल गए, ठीक है। अब आपको एक और चेक करना है, अनसुपा झील कहाँ पर है, तमिलनाडु वो उड़ीसा में, ठीक है, ये तो सही है। और बडुबुर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, तो इसमें क्या है केवल 2 ऑप्शन सही है। अब इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बेल्ट बल्ब तापमान WBT रुद्धोष संतृप्ति का तापमान है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक ड्राई वाल्व जो तापमान DBT परिवेशी वायु तापमान के को संदर्भित करता है, तो इसमें देखना है ऑप्शन इसके दोनों ही सही है, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर कार्य करती है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी लेन देन परिवर्तनीय है। अब देखो, अल साल्वाडोर बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला एकमात्र देश है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैंने बताया जब ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करना है, एकमात्र वाले को हटा देना है, ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन बहुत प्रचलित है। अकेले साल्वाडोर नहीं है, इसमें शायद और भी देश हैं जो ये क्या करते हैं, जैसे जो सेंट्रल अफ्रीकन देश है उसने भी, और अल साल्वाडोर ने, इसने भी, दोनों ही ने ये मुद्रा के रूप में स्वीकार किया इसे। और दूसरी बात, अगर ये पैसा है तो अगर ये परिवर्तनीय होता है तो इसमें हैकिंग की संभावना ज़्यादा होती, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको वैसे तो जो है 3 कथन के बाद 2 ऑप्शन निकलने थे, अब 2 निकल रहे, तो इसमें केवल ऑप्शन C सही है, ब्लॉकचेन पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 है। विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूलन के कारण जो विभिन्न दिशाओं में एक ही संरचना का विकास किस प्रकार के रूप में किया जाता है। तो ये क्या है, इसमें दिया गया विभिन्न दिया गया, तो विभिन्न उपविकास है ये, तो उसके एक डेफिनेशन है उसकी, तो ये डेफिनेशन के रूप में पूछा गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, वही चीज़ फिर आ गई, ठीक है, जो अभी मैंने बताया था। जितनी भी चीज़ें, जैसे निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए, तो इसमें क्या, हाइड्रोजन, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कोयला गैसीकरण प्रक्रिया के दौरान उपयुक्त में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। इसमें क्या है, सारी की सारी गैसें उत्पन्न होती हैं जब कोयला जलाया जाता है, तो इसका ऑप्शन D सही है। प्रश्न नंबर 34 क्या है, इसमें वो एस्केरिस एक आंतों का परजीवी है जो एस्केरिसियस का कारण बनता है। अब एंट अमीबा हिस्टोलिका मानव की बड़ी आंत में पाए जाने वाला एक प्रोटोजोआ परजीवी है जो अमीबियस यानी अमीबिक पेचिस का कारण बनता है, ठीक है। उसमें देखना है सही नहीं है, तो इसमें क्या, दोनों ही कथन सही है, तो इसमें ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। अब इसकी संख्या हो गई 2, ना तो 1 ना तो 2 वाले के पूरे, एक पहले आया था, एक ये आया, ठीक है। तो इसको देखते चलिए, तो इसमें क्या है, प्रश्न नंबर 35 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा की मूल्य वृद्धि एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली के तहत
बाजार की शक्तियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है, तो इसके बाद क्या थे, अवलंबन विदेशियों के लिए देश के निर्यात को अपेक्षाकृत कम महंगा मतलब महंगा बनाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो इसके तहत बाजार की शक्तियों को नियंत्रित किया जाता है, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो इसके एक ऑप्शन गलत होने से आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 36। हाल ही में समाचारों में रही काराकोरम विसंगति संबंधित है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए है, कथन ए है, आसपास के क्षेत्रों में ग्लेशियरों के पीछे हटने की तुलना में इस क्षेत्र में ग्लेशियरों की वृद्धि। ठीक है, उसमें क्या है, काराकोरम रेंज में हिमस्खलन की घटना में वृद्धि से, काराकोरम पहाड़ों में दुर्लभ जो है प्रवासी पक्षियों और प्रजातियों की उपस्थिति से उच्च तुंगता पर जो है स्थित पर्वतमालाओं की तुलना में काराकोरम रेंज में ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पर अधिक पिघलना। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन है, इसमें चार ही ऑप्शन सही लगते हैं, तो इसमें क्या है, इसका पहला ऑप्शन सही है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव अपशिष्ट में जो रिचा कोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस जो है फैकेलस जैसे जीवाणु होते हैं जो जठर रस संबंधी रोगों के कारण बनते हैं। ठीक है, यदि जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 6 ppm है से अधिक है तो मछलियां का विकास बाधित होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, अगर उससे जाइए तो मछलियों का विकास बाधित अगर इससे कम हो जाए, ठीक है, तो बाधित होता है, अगर अधिक हो जाए तो बाधित नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या दो ऑप्शन गलत है, तो इसमें क्या दो ऑप्शन गलत होने पर केवल एक ऑप्शन सही है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 38। हाल ही में चर्चा में रहा 17वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था, ये क्या, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के द्वारा। अब देखते हैं कर्क रोग, जैसे बोलते हैं कैंसर, कर्क रोग या कैंसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घातक ट्यूमर और जो प्रोलिफेरेटिंग कोशिकाओं का एक द्रव्यमान समूह है जिसे जो है न्यूप्लास्टिक कहा जाता है। अब अगला कथन है, एक्सरे और गामा किरणों जैसे आयनकारी विकिरणों से न्यूप्लास्टिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसके दोनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब इसमें क्या, हाल ही में चर्चा में रहा जो समाचारों में रहा जो है लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, SCO के जो सदस्य नहीं है तो वो कौन से नहीं है। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है, SCO के सदस्य नहीं है तो दो, नेपाल नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या है, श्रीलंका नहीं है, उसके बाद ये तीनों के तीनों ही हैं। ठीक है, तो ये दो नहीं है, उसके बाद हैं। और इसके संदर्भ के अगर देखना जाए तो इसमें क्या है, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान जो है शंघाई 5 नामक के संगठन के सदस्य हैं। अब देखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित रहा है ये प्रश्न, इसके बारे में देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, इको सेंसिटिव जोन यानी ESZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत अधिसूचित किया गया। एक बार किसी क्षेत्र को ESZ घोषित किए जाने के बाद और अधिक गिरावट को रोकने के लिए चल रही कृषि गतिविधियों पर रोक लगाने की आवश्यकता होती है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि देश भर में प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव जो है अभ्यारण्य में उनकी सीमाओं से कम 1 किलोमीटर का एक अनिवार्य इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका आंसर है केवल सी सही है और 1 और 2 गलत है। ठीक है, इसकी क्या 1986 के तहत इसकी की गई थी, इसमें क्या है 2002 की दिखाया गया है। और इसमें क्या है, एक जैविक खेती के जो है रूप में बताया गया है। इसमें क्या है, अधिक गिरावट को रोकने के लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें कथन नंबर 3 सही है।
अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 43। इसमें क्या है, ग्रेसलैंडर लोरिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखना है कौन सा कथन है। ये पश्चिमी घाट और भारत के पश्चिमी तट पर निवास करते हैं। ये संघर्ष की विसंगति यानी पॉलीगैंड्री प्रणाली के अनुसरण करते हैं। ये कीट बच्चे होते हैं। ये रात्रिचर जानवर हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये गलत है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट में नहीं पाए जाते हैं और ये जो रात्रिचर होते हैं ये दक्षिणी भारत और अफ्रीका में, वो श्रीलंका में पाए जाते हैं। अब प्रश्न नंबर देखते हैं अगला 44 है। इसमें क्या है, इसको पढ़ते हैं पहले। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 और 191 में लाभ के पद को शब्द उल्लेख किया गया। संसद एवं जो विधायिका की निर्भरता के लिए लाभ का पद धारण करना एक मानदंड है। लाभ के पद को परिभाषित करने की शक्ति भारत के चुनाव आयोग के पास है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन 3 गलत है, क्योंकि कोई भी शक्ति हो, अगर लाभ का पद हो या कोई हो, उसको निर्धारण है यानी कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास। तो 3 गलत होने से क्या हुआ, दो ऑप्शन आ गए। तो इसमें एक सही है, तो हम 1 और 2 दोनों ही करते हैं। ऊपर दिया गया केवल 2, लेकिन एक सही है, तो एक प्रॉपर सही है, तो हम 1 और 2 ही करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 45, पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें क्या है, यह निर्णय, कथन नंबर 1, यह निर्णय लेने से पहले किसी परियोजना के पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। एस्पू कन्वेंशन EIA से संबंधित है। 4 धाम परियोजना जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में रणनीतिक राजमार्ग परियोजना को EIA के तहत पूरी मंजूरी प्राप्त करनी होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, पहले हम देखते हैं। इसमें क्या है, इसका ऑप्शन जो है 3 गलत है आपका। ठीक है, उसके बाद आपको सही पूछना था, तो 1 और 2 दोनों ही सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित तत्वों यौगिकों के पर विचार कीजिए। ठीक है, तो वही है जो अभी बताया था मैंने। जब ज़्यादा से ऑप्शन आए तो सबसे पहले बिना देखे डी वाले पर ऑप्शन पर, यानी जिसमें उपयुक्त सभी है वही मार दें। अब इसको कथन को भी देख लें। लेड, गंधक, बाष्पील कार्बनिक यौगिक, जलवाष्प, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इनमें से कौन से तत्व यौगिक वाहनों के द्वारा वातावरण में उत्सर्जित होते हैं? तो ये सभी उत्सर्जित होते हैं, क्योंकि डीजल, पेट्रोल, मोबाइल और वैसी चीज़ों से ये ज़्यादातर उत्सर्जित होते हैं। तो प्रश्न नंबर है 47। इसके बाद देखते हैं ये क्या है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी FPI के संबंध में निम्नलिखित में से संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है, केवल विदेशी व्यक्ति ही FPI के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। FPI में निवेश करने से निवेशक को अस्थियों का प्रत्यक्ष स्वामित्व प्राप्त होता है और FPI के माध्यम से केवल क्या है, स्टॉक खरीदे जा सकते हैं और FPI वो किसी देश को चालू खाते का अंग होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन केवल 1 सही है। कुछ ऑप्शन जो है अपवाद के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, अगर 10-20 क्वेश्चन अगर आपको स्किप भी करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर्याप्त करके आओ। इसकी कोई रैंक तो जुड़ेगी नहीं, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। अब जिसमें क्या है, ग्रीन पिट पाइपर के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जहर प्रकृति में न्यूरोटॉक्सिस होता है। इसमें क्या है, ग्रीन पिट वाइपर के खिलाफ कोई विशिष्ट एंटीवेनम उपलब्ध नहीं है। यह सांप जो है भारत में पाए जाने वाले बिग 4 सांपों में से एक है, यानी 4 बड़े सांपों में से एक है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका ऑप्शन नंबर B सही है। ठीक है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, 2 ऑप्शन इसके गलत है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49 क्या है, हाल ही में समाचारों में देखे गए जो है साइपरमेथ्रिन और
जो है कार्बन डाइऑक्साइड किसके उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये किसके उदाहरण हैं, ये जो है कीटनाशक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आप, इसमें क्या है 50 नंबर निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसमें युग्म दिए गए हैं, युग्म पे क्या है नाइट्रोजन वायुमंडल, सल्फर वायुमंडल, फास्फोरस पृथ्वी की क्रस्ट, कार्बन वायुमंडल, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है, इसमें कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें क्या है, केवल एक युग्म सही सुमेलित है जो नाइट्रोजन वायुमंडल, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक मिनट, नाइट्रोजन वायुमंडल इसमें और हैं, सल्फर वायुमंडल, ठीक है वो है, फास्फोरस या ठीक है, कार्बन वायुमंडल, ये क्रस्ट वाला अलग है, जबकि 3 सही हैं, तो केवल 3 ऑप्शन सही हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51 है, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 7वीं वार्षिक बैठक का मुख्य विषय NDB अधिकतम विकास प्रभाव था, ठीक है। और इसमें क्या है, NDB के ने भारत में अपने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की घोषणा की है। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 8वीं वार्षिक बैठक बीजिंग चीन में आयोजित होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका ऑप्शन कौन सा है, ये गलत है, बीजिंग चाइना में नहीं होगी, ठीक है। इसकी बैठक कहाँ पर होगी, शंघाई चीन में होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52, सल्फर डाइऑक्साइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें वायुमंडल में SO2 का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन का दहन है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने को फ्लू गैस जो है डिसल्फराइजेशन FGD कहा जाता है। यह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका ऑप्शन कौन से सही है, तो इसमें क्या है, 1 और 2 सही है, क्योंकि यह ग्रीन हाउस में सहयोगी है गैस, इसमें नहीं है बताएगा। प्रश्न नंबर 53 है, अब इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो बैक्टीरियोज का उपयोग पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी प्रयोगों के लिए फ्लोटिंग वेक्टर के रूप में किया जाता है, ठीक है। और जीवाणु जो है कोशिकाओं के अंदर बैक्टीरियोज में जीनोम की उच्च प्रतिलिपि संख्या होती है, ठीक है। तो इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सौर अपशिष्ट प्रबंधन नीति, ठीक है, सौर अपशिष्ट प्रबंधन नीति नहीं है, ठीक है। भारत में सौर अपशिष्ट प्रबंधन नीति नहीं है, ठीक है, हाँ, तो ये क्या नहीं है। अब इसमें क्या है, अगला कथन है, सोलर पैनल का जीवन काल 20 से 25 वर्ष होता है, इसलिए सौर अपशिष्ट की समस्या दूर की बात लगती है, यानी समस्या दूर की बात लगती है, ठीक है। तो इसमें क्या दोनों ही कथन सही है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रवासी सम्राट तितलियां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या है, ये वे दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी हैं, ठीक है। वे मैक्सिको और जो है कैलिफोर्निया में अपनी सर्दियां बिताते हैं। अब मिल्कवीड एकमात्र ऐसा पौधा है जिस पर वे अंडे देती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके ऑप्शन 2 और 3 सही है, क्योंकि ये दक्षिणी अमेरिका नहीं है, ये उत्तरी अमेरिका है। एक मिनट, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 56, इसमें क्या है, एक्वामेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृतक के शरीर को जल और मजबूत क्षार के मिश्रण में कुछ घंटों के लिए डुबोया जाता है। अब कथन नंबर 2 है, प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कोई उत्तक या DNA नहीं बचता है, ठीक है। तो इसका क्या है, कथन नंबर दोनों ही सही है, इसके 1 और 2 दोनों ही सही है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 57, इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन चक्र के विपरीत वायुमंडल में फास्फोरस श्वसन
द्वारा अवमुक्त नहीं होती। ठीक है, फास्फोरस श्वसन के कहाँ अवमुक्त होती है, ये सही है, मतलब ये ऑप्शन सही है। वर्षा के माध्यम से फास्फोरस का वायुमंडलीय आदान कार्बन इनपुट की तुलना में बहुत कम है। ठीक है, ये भी सही है। जीव और पर्यावरण के बीच फास्फोरस का गैसीय आदान प्रदान, ये भी सही है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 1 और 2 तीनों ही सही है। अब प्रश्न नंबर 58 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF सहायक प्रजनन तकनीक है। अब इसके बाद ART का एक प्रकार है, तकनीक है जो ART का एक प्रकार है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, वो कथन देखते हैं क्या है। सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियम विधेयक 2021 में LGBTQ समुदाय को ART का उपयोग करने की अनुमति दी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका ऑप्शन केवल एक सही है, दूसरा सही नहीं है, क्योंकि यह 2021 का जो विधेयक है उसमें कम्युनिटी को बाहर रखा गया है, इसको अनुमति नहीं दी गई है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 59। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वातावरण में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन अम्ल वर्षा के कारण होता है, और अम्ल वर्षा जो है मृदा में एल्युमिनियम का निश्चालन का कारण बनती है। ये सही है, दोनों ही ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अब अगला कथन देखते हैं 60 नंबर। अपरद खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है इसमें, नंबर 1, कवक या जीवाणु जैसे अपघटक मुख्य रूप से विषमपोषी होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इन मृतपोषी और पूर्तजीवी जो मृतक अपघटक के नाम से भी जाना जाता है। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो है अपरद खाद्य श्रृंखला DFC ऊर्जा प्रवाह का प्रमुख साधन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका ऑप्शन केवल 1 और 2 सही है, डी गलत है। ठीक है, अब ये किसका है, GFC का है, DFC का नहीं है, GFC का। जलीय पारितंत्र में चारण खाद्य श्रृंखला से है। इसमें क्या, जलीय पारितंत्र जो है अपरद है, अपरद से नहीं है, ये चारण से है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 61। सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट GREAT संयुक्त रूप से के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, विश्व आर्थिक मंच और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, UNDP के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा, UNICEF द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के द्वारा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें भी देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक तटीय क्षरण का है। ठीक है, कारण जो है वो तटीय क्षरण का कारण है। इनलेट चैनल का निष्कर्षण, वेब ब्रेकिंग की क्रिया, समुद्र तटों में रेत का हटाना और अनियोजित सुधार। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें डी 1 2 3 4 ही करो, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन है तो UPSC कह रहा है कि इसकी तरफ थोड़ा भी ध्यान दो। प्रश्न नंबर है 63। इसमें क्या है, IFPRI की वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, भारत जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती भूख के साथ साथ खाद्य उत्पादन में गिरावट की दोहरी समस्याओं का सामना कर सकता है। ठीक है, कर सकता है तो संभावना है, तो ठीक है, इसमें क्या है, इसको सही होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बहुत जो भारतीयों की औसत कैलोरी कर इस पर कोई नहीं पड़ेगा। भाई जलवायु परिवर्तन का खाना कम मिलना, मतलब वो फसल कम पैदा होना, ऐसी बातें हो सकती है, लेकिन हाँ ये कहो कि जो है जो हम खाना लें उसको कम कैलोरी मिले, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो लगभग अगर जलवायु परिवर्तन हुआ तो इसका कितना 16% तक बढ़ सकती है, और जोखिम लगभग 30% तक बढ़ सकती है, और जो पैदावार है वो 16% कम हो सकती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए सूर्य ऊर्जा एकमात्र स्रोत है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एकमात्र स्रोत है। अब पादप केवल 2 से 10% सौर विकिरण पर जो प्रग्रहण करते हैं, लेकिन यही आंशिक मात्र की ऊर्जा संपूर्ण विश्व का संपोषण करती है। ठीक है, तो इसके दोनों ही कथन गलत है, तो इसमें 1 और 2 तो
3, लगभग इसकी संख्या कितनी हो गई 3, ऐसे प्रश्न की। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 65। इसमें क्या है, जो है हरित हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पवन और सौर जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित जो इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग कर जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके उत्पादित किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए हरित अमोनिया नीति का उद्देश्य जो है वर्ष 2025 तक हरित जो हाइड्रोजन की घरेलू उत्पादन में 5 बिलियन टन की जो है तक बढ़ाना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका क्या है 2030 तक की बात की गई, इसमें 25 तक की बात नहीं है, 2030 तक। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन गलत है, 2 ऑप्शन गलत होने से ऑप्शन नंबर केवल ए सही है। अगला कथन है, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल रोकथाम अभिसमय UNCCD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, कथन नंबर 1, यह पर्यावरण और विकास को स्थायी जो भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अब ये क्या है, यह मरुस्थल और जो मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का मुकाबला करने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक बॉटम अप दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है। UNCCD के पार्टियों का जो है सम्मेलन COP15 का 15वां सत्र दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में नहीं, ये पश्चिम अफ्रीका में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका ऑप्शन है 3 हटा दो, इसके बाद केवल 1 और 2 दोनों ही सही है। अब ये देखते हैं प्रश्न नंबर अगला है, इसमें क्या है, ग्राफीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राफीन कार्बन का एक शुद्ध रूप है जहाँ एक मधुमक्खी एक छत्ते की जो जालिका के समान कार्बन परमाणुओं की दोहरी परत में व्यवस्थित होती है। अगला कथन, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता किसी भी मौजूदा अर्धचालक सामग्री जैसे सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड और कार्बन नैनोट्यूब से अधिक होती है। और इसके बाद देखते हैं भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कर्नाटक में। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका ऑप्शन केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 गलत, 1 और 3 गलत है। ठीक है, तो 1 का ही गलत है, जिसमें क्या है, इसमें दिया गया जालिका के समान कार्बन परमाणुओं की दोहरी परत व्यवस्थित है। ठीक है, और जहाँ में क्या है, केवल एकल परत व्यवस्थित है। अब इसके बाद 3 में, यह जो देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कर्नाटक में, इसका कहाँ पर है, जो केरल में है। ठीक है, ये 2 ऑप्शन गलत है, 2 कथन गलत हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 68। नाभिकीय संलयन ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब नाभिकीय संलयन क्या है, संलयन प्रक्रिया की तुलना में विखंडन प्रक्रिया सामान्य रूप से जो प्रकृति में नहीं होती। ठीक है, विखंडन ईंधन की तुलना में संलयन ईंधन व्यापक रूप से उपलब्ध है और लगभग अखूट है। ठीक है, तो ऐसा क्या है, इसका ऑप्शन दोनों ही कथन इसके सही है। अब देखिए निम्नलिखित कथनों में विचार, यानी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जल निकाय स्वीडन को डेनमार्क से अलग नहीं करता। ठीक है, स्वीडन को डेनमार्क से अलग नहीं करता। तो ऐसे जो प्रश्न है इसको थोड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि ये नक्शा वाइज है, ये मतलब मैप में देखना है। ठीक है, तो इसका नहीं करता है ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, इसका राइट आंसर है ओरोसुंद जल संधि। इन जल संधियों के बारे में आप मैप में देख लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 70 क्या है, एक मिनट, इसमें थोड़ी मिस्टेक हुई, इसके शायद बाल्टिक सागर है, इन 2 में से है। ठीक है, तो इसमें क्या बाल्टिक सागर लगता है हमको, बाल्टिक सागर। ठीक है, थोड़ी देख लेना, चेक कर लेना। अब प्रश्न नंबर 70 है, फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो एश ट्रैक एक मोबाइल ऐप है जो फ्लाई ऐश के उत्पादन और उपयोग की निगरानी करता है। फ्लाई ऐश का जो है आकार जो है आमतौर पर गोलाकार और कांच के जैसा होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका ऑप्शन
1 और 2 दोनों ही सही है, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। जो है 3 ऑप्शन है ये गलत है। ये क्यों है? फ्लाई ऐश में जो है पर्याप्त मात्रा में सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है Al2O3 और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है, ठीक है, शामिल होता है। इसलिए ये ऑप्शन नंबर 3 गलत है, कथन नंबर 3 गलत है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 71। इसमें क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो ओपियोइड वे दवाएं हैं जो केवल हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मौजूद विशिष्ट ओपियोइड रिसेप्टर्स से जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है? जो कैनाबिनोइड्स रसायनों का एक समूह है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद जो कैनाबिनोइड रिसेप्टर्स के साथ परस्पर क्रिया करता है। कोका अल्काइड जो अल्कलाइड या जो है कोकेन कोका के पौधे जो एरिंथोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है, जिसका मूल स्थान उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसका ऑप्शन देखना है, केवल 2 कथन सही है, ठीक है, केवल 2 कथन सही है और गलत है, ठीक है। जिसका ये क्या है? उत्तरी अमेरिका नहीं है, इसका दक्षिणी अमेरिका है। कहाँ गया? ये दक्षिणी अमेरिका है, इसलिए ये गलत है। और इसमें क्या है? जो संबंधी जो जठर राज्य से संबंधी मार्ग है उस पर यह प्रभावित करता है, जबकि तंत्रिका तंत्र पर नहीं करता है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 72। 72 में क्या है? जो सडन इन्फेक्ट डेथ सिंड्रोम SIDS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दुर्लभ आनुवंशिक रोग है, ठीक है। और अगला क्या है कथन? ब्यूटी रिल्को लिनेस्टेरेज जो है BCHE नामक जो है एंजाइम का निम्न स्तर इसकी शुरुआत जो है निम्न स्तर पर इसकी शुरुआत का कारण हो सकता है, ठीक है। तो इसका क्या है? इसका कथन केवल 2 है, सही है, क्योंकि ये आनुवंशिक रोग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 73। जब 2 शारीरिक रूप से भिन्न संरचनाएं समान कार्य करती हैं तो इस प्रकार के विकास को कहा जाता है, ठीक है। ये भी डेफिनेशन है। इस प्रकार के क्या? संतृप्त और क्रम विकास कहा जाता है। अब अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 74। इसमें क्या है? एक तरफ है प्रदूषक और दूसरी तरफ है स्रोत, ठीक है। वो प्रदूषक किससे निकलते हैं? अब जो है सूक्ष्म जीव से। ये कहाँ से निकलते हैं? घरेलू सीवेज से, सही है ये, ठीक है। अब इसमें क्या है? अगला जो है उसके बाद तलछट है उद्योग और रासायन कारखानों से, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलता है तलछट? कृषि और विपट्टी खनन से निकलता है, तो ये दूसरा गलत है। अब रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियोधर्मी कार्य में यूरेनियम युक्त खनिज से निकलता है, तो ये भी गलत है। इसमें क्या है? केवल 2 कथन सही है, ठीक है, केवल 2 युग्म सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 75। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है? एक सींग वाला गैंडा भारतीय गैंडे की प्रजातियों में सबसे बड़ा है। भारत में केवल एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। वयस्क नर और वयस्कता जो है निकट गैंडे कीचड़ में लौटने या चरने के लिए एकत्र होने के सिवाय सामान्यतः एकांत में रहते हैं, ठीक है। तो इसके क्या है? तीनों ही कथन सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है 73। एंडोसल्फान 76 सॉरी एंडोसल्फान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यह क्या है? यह आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत है। अगला कथन है, अगला ऑप्शन है रॉटरडैम कन्वेंशन में विश्व स्तर पर जो एंडोसल्फान के निर्माण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब ऑप्शन सी है भारत में कृषि उद्देश्यों के लिए एंडोसल्फान के उपयोग की अनुमति है। और अगला कथन है रसायन का उपयोग केवल प्रमाणित कीटनाशक एलिकेटर के पर्यवेक्षण या उसके अधीन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अब अगला देखते हैं 77। इसमें क्या है? एक बीमारी दी गई और एक बीमारी है और उसके रोगजनक
दिए गए, ठीक है, बीमारी और रोगजनक। अब देखते हैं टाइफाइड ज्वर। टाइफाइड ज्वर किससे होता है? सैल्मोनेला टाइफी से, सही है, ठीक है। इसके बाद जो स्ट्रेप्टोकोकस है, ये किसके होता है? ये स्ट्रेप्टोकोकस से निमोनिया होता है, ठीक है। तो निमोनिया से क्या स्ट्रेप्टोकोकस होता है, ये गलत है। और इसमें क्या है, जो सामान्य सर्दी का कारण बनता है, ये कौन है? राइनो वायरस, ठीक है। तो सामान्य सर्दी में ये भी गलत है। तो इसका क्या है? केवल 2 योग में सही है, बी। अब देखते हैं अगला प्रश्न है 78। इसमें क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान एक अंतर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान करता है। अगला कथन है, एक अंतर्राज्य परिषद का गठन करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। अगला कथन है, राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका जो है ऑप्शन है 1 और 2 दोनों ही सही है, ठीक है, लेकिन 3 गलत है। राष्ट्रपति इसका अध्यक्ष नहीं होता। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। बायोगैस ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन नंबर 1, इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन होते हैं जो दहनशील होते हैं और जलने पर ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। अब कथन नंबर 2, कार्बन मोनोऑक्साइड बायोगैस का मुख्य घटक है, ठीक है। तो इसमें क्या है? कथन नंबर केवल 1 सही है इसमें, ठीक है। यह मुख्य घटक नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड बायोगैस का मुख्य घटक नहीं है, ठीक है। मीथेन है जो बायोगैस का, मीथेन मुख्य घटक है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 80। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या इसमें? कथन नंबर 1 है, हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकने में त्वचा मुख्य अवरोधक है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। अगला कथन है, मुख्य की लार माइक्रोबियल वृद्धि को नहीं रोकती है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है? इसमें देखते हैं हमारे सही, ये तो सही है, अवरोधक का कार्य करती है, तो ऑप्शन ए सही है। मुख्य की लार जो है माइक्रोबियल में वृद्धि नहीं रोकती है, तो इसका क्या? ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो इसका क्या? केवल एक ही सही है। प्रश्न नंबर देखते हैं 81। इसमें क्या है? भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल यानी इंडिया AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जो संबंध क्षेत्रों पर एकल केंद्रीय ज्ञान केंद्र है। अब अगला कथन है, इंडिया AI इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MEITY राष्ट्रीय गवर्नेंस जो डिवीज़न यानी NEGD और IIT मद्रास में संयुक्त उद्यम है, ठीक है। तो इसका क्या है? इसका केवल एक कथन सही है, ठीक है, क्योंकि ये किसका है? जो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज़ का है, ठीक है। और इसमें राष्ट्रीय AI इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जो है राष्ट्रीय गवर्नेंस का डिवीज़न है। तो अब अगला कथन देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 82। निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई है? तो ये किसके द्वारा की गई है? यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा की गई है। अब इसमें क्या है? 83। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से अधिक मजबूती से बंधा रहता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित है, ये गलत है, ठीक है। तो इसका क्या? केवल एक ऑप्शन, एक मिनट, इसका शायद क्षोभ मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, हाँ ठीक है, दोनों ही सही है, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों ही सही है। तो अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर है 84। लाइट मेंटल जो अल्बाट्रॉस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
कथनों में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या है, यह एक जो अंटार्कटिक समुद्र की एक प्रजाति है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के तहत संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध है। वायुमंडलीय तापमान में होने वाला परिवर्तन इस पक्षी के प्रवासी पैटर्न को प्रभावित करता है। यह अकेले या छोटी कॉलोनियों में घोंसला बनाकर रहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका बी ऑप्शन सही है। 85 है, इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंकी पॉक्स वायरस जो है ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशिएंसी वायरस HIV के समान परिवार से ही संबंधित है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है अगला कथन, मंकी पॉक्स का कोई टीका नहीं है। और फिर अगला कथन है, मंकी पॉक्स एक जूनोटिक बीमारी है जो मुख्य रूप से मध्य और अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 सही है, तो इसका केवल 3 सही है, इसके बाद दोनों ही गलत है। ठीक है, अगर आप एक को समझ जाए कि एक गलत है तो एक से ही आपका क्या एलिमिनेशन से निकल सकता है। अगर यह एक कथन गलत है तो एक कथन गलत होने से 1 2 3। ठीक है, तो क्या है, केवल एक कथन ही सही है ये। एक मिनट, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, 1 मिनट। ये पूरी PDF है, आप इसको देख लेना। ठीक है, तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो जिससे आप इसको देख लेना, और डाउनलोड करने के लिए आप सिर्फ कमेंट कीजिए, उसमें हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे जिससे आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आप सारे के सारे फैक्ट देख लेंगे और उन फैक्टों के अनुसार आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, और अपने इसको जो है 1-2 बार इसको वीडियो में देखिए और 1-2 बार आप इसको खुद सॉल्व कीजिए। इससे क्या है, आपके दिमाग में ये बहुत ही अच्छी तरीके से छप जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूर संचार क्षेत्र में ओपन आर जो है AN प्रौद्योगिकी के निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लाभ हैं। तो कथन नंबर 1 है, ये ऑपरेटरों को कई विक्रेताओं में से रेडियो और बेसबैंड इकाइयों को मिलाने और मिश्रित करने में सक्षम है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अलगाव पृथक्करण की अनुमति देता है। यह नेटवर्क जो है इंटरचेंजेबिलिटी की अनुमति नहीं देता है। यह जो है दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए नेटवर्क नियोजित लागत को कम करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके देखना, इसके ऑप्शन 1 और 2 4 सही है, इसका सिर्फ कथन 3 गलत है। ठीक है, अब अगला कथन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, सॉरी। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन, यह नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। ठीक है, और इन्हें जो विश्वा काव्य के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपना पहला कविता संग्रह 16 वर्ष की आयु में भानु सिन्हा उपनाम से प्रकाशित किया था। ठीक है, तो इसका क्या है, इसके तीनों ही कथन सही है। अब देखते हैं 95। अगला प्रश्न है, इसका क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जो यूकेलिप्टस है, स्विच ग्रास है, वुडलाइस है, बिलो है, ओलोनेला है, निम्नलिखित में से कौन जो है जैव ऊर्जा फसल की श्रेणी में आता है। तो इसमें क्या है, 1 और 2 और 4, 3 नहीं आता। ठीक है, 1 और 2 और 4 यानी ऑप्शन इसमें क्या है, 3 और 5 ये 2 नहीं आते। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अब 96 है, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कणकीय प्रदूषक क्षोभ मंडल में उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो ये क्या, डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो इसमें क्या है, 1 और 2 उपलब्ध नहीं है, डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड उपस्थित हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। समाचारों में कभी कभी उल्लिखित फिशिंग कैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, यह घरेलू बिल्ली के आकार में छोटी होती है, यह रात्रिचर होती है, यह बेहतरीन तैराक होती है। ठीक है, तो इसका एक ऑप्शन गलत है, इसके ऑप्शन डी और ऑप्शन सही है,
यानी 2 और 3 सही है। ये रात्रि चर्बी होती है और राजस्थान में पाई जाती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, पारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, ऐसे इस्तेमाल किए गए जो फ्लोरोसेंट जो है इलेक्ट्रिक लैंप के जो है अनुचित अव्यवस्थित निपटापन से पर्यावरण में पारा प्रदूषण होता है। ठीक है। अब कथन नंबर 2 है, मिनामाता रोग इथाइल मरकरी के संपर्क में आने से होता है। अब कथन नंबर 3 है, मिथाइल मरकरी का उपयोग कुछ टीकों में एक परीक्षक के रूप में किया जाता है और इससे स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं होता। ठीक है। तो इसमें देखना है इसके ऑप्शन कौन से, केवल एक सही है और दोनों ही ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं 99। इसके बाद क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार व निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। अब यह क्या है, सर्वेक्षण की थीम बेस्ट टू वेल्थ है, सही है। इस सर्वे के तहत वार्डों की रैंकिंग भी की जाएगी, ठीक है, सही है। खुले में पेशाब और खुले में थूकना सर्वेक्षण के संकेतांक नहीं है, ये गलत है, ये मतलब यही गलत है, तो नहीं है लगे, अगर होते हैं तो सही होता है। ठीक है। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का आयोजित किया जाता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन है, सही है, सी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखते हैं 100 नंबर है प्रश्न, इसमें क्या है, रेस्पिरेटरी सिसिलियंस वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वायरस नवजात और बड़े वयस्कों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है। अब वायरस के खिलाफ एक टीका बाजार में आसानी से उपलब्ध है। ठीक है। तो इसका क्या है, इसका ऑप्शन केवल ए सही है और इसमें क्या है, बी गलत है। अब देखिए आप, ठीक है, अब मैंने जो ट्रिक बताई थी, ये जो डी वाले ऑप्शन के केवल 100 प्रश्न में 3 प्रश्न आए। ठीक है। ऐसे ही आपके पेपर में होगा, केवल 100 प्रश्न में 2-3 प्रश्न आएंगे, 3 से हद से 4 नहीं 3। ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, और जबकि पूछे गए लगभग 60 से मतलब 50 से ऊपर ही पूछे गए, 60 प्लस में सवाल पूछे गए हैं, और करीबन 20 ऐसे आए जिसमें 4 ऑप्शन वाले हैं, और करीबन 5 ऐसे आए जिसमें 5-5 6 ज़्यादा ऑप्शन है। ठीक है। तो आप इसमें क्या है, इसको 50% के फोकस में आप पहले आप उनको कीजिए जो आपको अच्छी तरह से आते हैं, उसके बाद आप इसमें क्या करें, ऑप्शन वाले देखना, और ये जो 3 प्रश्न वाली बात है, ना तो 1 ना तो 2, ऐसा करने की संभावना आप हो भी तो भी गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप करने की कोशिश मत करना। ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ और नमस्कार।